नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देखते हैं सिर्फ रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट का हो, या टेक्नीशियन का हो, या CBT 2 का हो, तो उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सहारा से भूमध्य सागर, ऑप्शन बी USA से उत्तर, ऑप्शन सी सहारा से पश्चिम, ऑप्शन डी एड्रियाटिक सागर से इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सहारा से भूमध्य सागर। सहारा से भूमध्य सागर सिराको तूफान की सही दिशा का चयन है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सिराको यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से चलकर उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार कर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है। और आपको बता दें कि नमी धारण करने के कारण जब यह इटली में वर्षा होती है, नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा होती है तो उसे रक्त वर्षा कहते हैं। रक्त वर्षा उसे कहते हैं। तो ये इटली और स्पेन में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन सी वाताग्र वर्षा, ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा। ऑप्शन डी संवहनीय वर्षा कहा जाता है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। संवहनीय वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है क्योंकि उन प्रदेशों में अधिक गर्मी पड़ने से समुद्र से प्रचुर मात्रा में जलवाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाती है, जिससे घनघोर वर्षा होती है तथा प्रतिदिन अपराह्न के बाद संवहनीय वर्षा होती है। दोपहर के बाद जो है संवहनीय वर्षा होती है रोज, डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिमझिम बारिश, ऑप्शन बी संवहनीय वर्षा, ऑप्शन सी बर्फीली बारिश, ऑप्शन डी हिमपात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बर्फीली बारिश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बर्फीली बारिश। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को बर्फीली बारिश कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वर्षण के समय यदि हिम के कण या जल के बूंद अपेक्षाकृत अधिक या कम तापमान वाले क्षेत्र से होते हुए पृथ्वी की सतह पर आते हैं तब जल बूंद और हिम कण के रूप में मिश्रित वर्षा होती है, तो उसे बर्फीली वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समुद्र के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी तटरेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होगी और फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा और तटरेखा में परिवर्तन भी होगा। यानी उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सभी संभावित परिणाम हो सकते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 20वीं सदी में भूमंडलीय स्तर पर धरातलीय सतह के तापमान में 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है धरातलीय पृथ्वी के तापमान में। और विश्वव्यापी तापन का परिणाम समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है और फसल के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो सकता है, और तटरेखा में परिवर्तन भी हो सकता है। ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी पश्चिमी पवन। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, ये कन्फ्यूजन में था।
और आपको बता दें, इसकी डिटेल बता देते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में सतत रूप से प्रभावित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्योंकि यह प्राचीन काल में व्यापार में सहायता करती थी, इसलिए परंतु पश्चिमी पवन इसमें बाधा डालती है, अतः इसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्योंकि यह पहले प्राचीन काल में व्यापार में सहायता करती थी। जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाबी पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्ध में ये सतत रूप से प्रभावित होती है, जो व्यापारिक पवन कहलाती है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी हिमानीकरण। तो ओलावृष्टि का जो कारण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हिमानीकरण होता है। ओलावृष्टि का प्रमुख कारण हिमानीकरण होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जब वायुमंडल में वायु की प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, जब वायु की प्रचंड ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, तब वायुमंडल के उच्च स्तरों में संघनन निम्न तापमान पर होता है। संघनन जो निम्न तापमान पर होता है और बर्फ के कारण आकार में क्रमशः बड़े हो जाते हैं। बर्फ के कारण जो है आकार में ये क्रमशः बड़े हो जाते हैं तथा ऊपर की ओर उठती हुई तेज वायु धारा के कारण, जो ऊपर की ओर तेज धारा उठती है, उसके कारण नीचे नहीं गिर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बर्फ के रवे बढ़कर कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले भी हो जाते हैं। बर्फ के रवे बढ़ जाते हैं और कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले भी हो जाते हैं और ठोस स्पंज के रूप में नीचे गिरते हैं। ठोस स्पंज के रूप में वो नीचे गिरते हैं और वर्षण के इस रूप को ओलावृष्टि कहते हैं। जैसे ओला पड़ते हैं वो कहा जाता है देसी भाषा में, तो इसे ओलावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन सी धूल में वृद्धि, ऑप्शन डी पादप आवरण में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है और औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन में होता है। चक्रवात कब होता है? ऑप्शन ए जब चारों ओर निम्न दाब होता है, ऑप्शन बी जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी जब केंद्र का दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। जब केंद्र में दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। चक्रवात वायुमंडल की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर वायुमंडल अधिक और केंद्र में वायु दाब कम होता है। और आपको बता दें कि चक्रवात में हवाएं बाह्य से कम दाब वाले केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं। बाह्य से कम दाब वाले केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं चक्रवात में हवाएं। और कम दाब वाला क्षेत्र गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है। कम दाब वाला क्षेत्र जो है गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है और इन विभिन्न हवाओं की पारंपरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। इन विभिन्न हवाओं की पारंपरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर के ऊपर,
ऑप्शन बी हिंद महासागर के ऊपर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर। सी प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। एल नीनो जो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। और आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहते हैं। और इसमें समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तथा प्रशांत महासागर का जल जो है आवधिक रूप से गर्म हो जाता है। और यह मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को यह मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी बवंडर, ऑप्शन डी टाइफून। तो चीन सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम टाइफून है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। और यह आपको बता दें कि यह जापानी शब्द है और यह समुद्र से उत्पन्न होता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से इसे भारत में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यूक्रेन की सीमा। सी करेक्ट आंसर है, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित एक वृहत आकार की झील है। कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक वृहत आकार की झील है और मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसका विस्तार अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। इसका विस्तार कहाँ पर है? एक तो अजरबैजान देश में है, रूस देश में है, ईरान देश में है, कजाकिस्तान देश में है और तुर्कमेनिस्तान देश में है। और यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यूक्रेन की सीमा जो है इससे नहीं लगती है। यूक्रेन की सीमा इससे नहीं लगती है। बाकी देशों की सीमाएं अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान की सीमा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी जीवमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी तापमंडल। तो भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जलमंडल कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जलमंडल से अर्थ होता है उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैला है। और इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया जाता है। इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल का विस्तार है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी माहिम की खाड़ी। तो पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट जो है वो है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मन्नार की खाड़ी है। पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट मन्नार की खाड़ी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में।
दोस्तों आपको बता दें कि मन्नार की खाड़ी के निकट पाक जलडमरू मध्य भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु तथा श्रीलंका के उत्तरी छोर स्थित जापना के मध्य बंगाल की खाड़ी में डमरू की आकृति में जल संधि है। ये डमरू की आकृति में ये जल संधि है जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी को ये जोड़ती है। और पाक की खाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एडम का पुल स्थित है। पाक की खाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है एडम का पुल स्थित है, जो भगवान श्री राम ने बनवाया था। ये कहा जाता है, ये 100% सत्य भी है, भगवान श्री राम ने इसको बनवाया था। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।